Good morning, friends. I am going to now explain the norm reference testing importance in this video, and this is the last part of this video, and after this I will take a new question from the syllabus and then I will do the same as I have been doing. At first I will read that question and then I will explain, but before that I explain this question. So in the last video I explained about a percentile. Here percentile rank. Okay, so what is the percentile rank? And after this the paragraph here is closed, and now the next paragraph is starting from here. From there I will start explaining. Okay, then let's go. Grade and age equivalent scores are two of the most commonly used scores to report test results. Yet it means grade और एज इक्विवेलेंट स्कोर्स दो अधिक कॉमनली यूज होने वाले स्कोर्स होते हैं या रिपोर्ट टेस्ट के रिजल्ट देने वाले होते हैं, येट दे आर ऑल्सो कॉमनली मिसअंडरस्टूड, लेकिन फिर भी उससे कॉमनली जो है वो गलत समझा जाता है. These scores indicate that a student has attained the same raw scores or number of items correct as the average student of a certain grade or age level in the test's norm group. ये जो स्कोर है यह सूचित करते हैं या इंडिकेट करते हैं कि स्टूडेंट ने जो है उसी प्रकार की रॉ स्कोर को प्राप्त किया है या नंबर ऑफ करेक्ट आइटम्स को प्राप्त किया है एज द एवरेज स्टूडेंट ऑफ ए सर्टेन ग्रेड, जैसे कि एवरेज स्टूडेंट किसी सर्टेन ग्रेड या एज लेवल की जो है किसी भी टेस्ट नॉर्म ग्रुप में प्राप्त किया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए स्टूडेंट ऑब्टेन्स ए ग्रेड इक्विवेलेंट स्कोर ऑफ 4.5 ऑन ए टेस्ट ऑफ बेसिक रीडिंग स्किल्स, दिस मीन्स दैट स्टूडेंट ऑब्टेन्ड द सेम रॉ स्कोर एज द एवरेज स्टूडेंट इन द 5th month ऑफ द 4th grade इन द टेस्ट नॉर्म ग्रुप. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एग्जाम्पल के लिए, अगर एक स्टूडेंट एक ग्रेड इक्विवेलेंट स्कोर को 4.5 जो होते हैं ग्रेड इक्विवेलेंट स्कोर उसको प्राप्त करते हैं टेस्ट में किसी भी बेसिक रीडिंग स्किल्स में, तो इसका मतलब होता है कि स्टूडेंट ने इसी प्रकार की रॉ स्कोर को जो है प्राप्त किया है किसकी तुलना में? तो एवरेज स्टूडेंट की तुलना में, जैसे कि इन द 5th month, मतलब 5th month में. और ये जो 5th month होते हैं किस तरह के होते हैं, कहाँ और किसके लिए होते हैं? तो 4th grade के लिए होते हैं. ठीक है, तो 4th grade के लिए यहाँ पे दे रखा है इन द टेस्ट नॉर्म ग्रुप में, मतलब टेस्ट नॉर्म ग्रुप में. तो यहाँ पे एक स्टूडेंट को फिर से जो है टेस्ट नॉर्म ग्रुप के साथ कंपेयर कराया जाता है कि क्या वो सेम स्कोर ला पाता है या नहीं ला पाता है. It does not mean that the student acquired or demonstrated the same level of proficiency consistent with curricular expectation as the average student in the 5th month of the 4th grade at the student's school. इसका मतलब यह नहीं होता है कि स्टूडेंट जिसने कि एक्वायर किया है, मतलब अर्जित किया है, या सेम लेवल की जो प्रोफिशिएंसी क्षमता है उसको दिखाया है, वो अपने करिकुलर की जो उम्मीद है उससे बिल्कुल लगे हुए हैं उस स्टूडेंट की तुलना में जो 5th month में है 4th grade के और स्टूडेंट के स्कूल के हैं एट द स्टूडेंट्स स्कूल. लाइकवाइज, इफ ए स्टूडेंट ऑब्टेन्स एन एज इक्विवेलेंट स्कोर ऑफ 8.0 years on a test of basic reading skills, this means the student obtained the same raw score as the average 8-year-old student in the test norm group. इसी तरह से अगर एक स्टूडेंट जो है एक एज इक्विवेलेंट स्कोर जो है वो 8.0 ईयर्स की जो है प्राप्त करते हैं बेसिक रीडिंग स्किल टेस्ट में, तो इसका मतलब यह होता है कि स्टूडेंट ने जो है सेम रॉ स्कोर को जो है वो प्राप्त किया है, ऑब्टेन द सेम रॉ स्कोर एज द एवरेज, जैसे कि एक एवरेज 8-year-old स्टूडेंट जो है वो नॉर्म टेस्ट ग्रुप में प्राप्त करते हैं.
उसके बाद है it does not mean the student acquired or demonstrated the same level of proficiency consistent with curricular expectation as the average 8-year-old student in the student's school. इसका मतलब यह नहीं होता है कि स्टूडेंट ने जो है सेम लेवल की प्रोफिशिएंसी को दिखाया है या प्राप्त किया है करिकुलर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक से एज द एवरेज, जैसे कि 8-year-old स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट्स की स्कूल में दिखाते हैं. Consequently, grade and age equivalent scores should not be interpreted literally. और परिणाम स्वरूप ग्रेड और एज इक्विवेलेंट स्कोर्स को जो है वो लिटरली रूप से इंटरप्रेट नहीं की जानी चाहिए. It is critical that test administrators and consumers understand the meaning and interpretation of these and other derived scores, as misinterpretation can lead to serious consequences for the examinees. कह रहे हैं कि बहुत ही गंभीर बात हो जाती है कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर या जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, वो इनके जो इंटरप्रिटेशन होते हैं, मीनिंग होते हैं, उनको समझते हैं. एंड अदर, और दूसरे जो डिराइव्ड स्कोर्स होते हैं एंड अदर डिराइव्ड स्कोर्स एज मिसइंटरप्रिटेशन कैन लीड टू, क्योंकि अगर इसको नहीं इंटरप्रेट सही से कर पाते हैं तो मिस इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, तो इसका जो है बुरा खामियाजा या कह सकते हैं कि बुरा अंजाम जो होता है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस एग्जामिनर्स के लिए हो सकते हैं. अब क्या सब हो सकते हैं सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसमें एग्जामिनी के जो है पॉसिबल मिस डायग्नोसिस ये शामिल हो सकते हैं, मिस क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, और कुछ अनुचित या इनएप्रोप्रिएट एजुकेशनल प्लेसमेंट या सर्विसेज भी शामिल हो सकते हैं. Sattler and Lehman provide further extensive information about these and other derived scores used for testing interpretive purposes. Sattler और Lehman ने आगे जाकर के एक और भी अधिक इंफॉर्मेशन जो है दिया है इन सब के बारे में और भी दूसरे derived scores के बारे में, जिसे कि टेस्टिंग इंटरप्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है. Of note is the fact that NRTs are imperfect by nature. और इस तरीके से यह सच्चाई है कि NRT जो है वो नेचर में परफेक्ट नहीं होते. The scores yielded by NRTs are referred to as observed scores versus absolute or true scores. ऐसे स्कोर्स जो NRT के द्वारा दिए जाते हैं वो एक ऑब्जर्व्ड स्कोर्स और उसके आमने सामने जो है एब्सोल्यूट और ट्रू स्कोर्स को बताते हैं. An observed score is one attained by an examinee. Observed score ऐसे होते हैं जिसे कि एग्जामिनी के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, whereas a true score is one that is error free and hypothetical in nature. जबकि जो ट्रू स्कोर होते हैं वो उस तरह के होते हैं जिसमें कि भूल रहित होते हैं, उसमें एरर नहीं होते हैं, और नेचर में ये हाइपोथेटिकल होते हैं. हाइपोथेटिकल के ऊपर भी है क्वेश्चन कि हाइपोथेटिकल क्या होते हैं. हाइपोथेटिकल होते हैं जो बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकते हैं, बल्कि हम केवल अनुमान कर सकते हैं. फॉर दिस रीजन यहाँ पे दे रखे हैं नॉर्म रेफरेंस्ड स्टैंडर्ड टेस्ट स्कोर्स हैव बैंक्स ऑफ एरर्स. इसी कारण से नॉर्म रेफरेंस जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं इनमें खास करके बहुत सारी भूल होते हैं, which are expressed as either 90% or 95% confidence intervals, जिससे कि 90 या 95% confidence intervals के रूप में एक्सप्रेस किए जाते हैं. The 90% confidence interval indicates the range of standard scores within which an examinee's true score would fall 90 out of 100 times on repeated assessment. 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जो होते हैं वो एक रेंज जो स्टैंडर्ड स्कोर की होती है उसको बताती है, जिसके तहत एग्जामिनी के जो है ट्रू स्कोर आएंगे 100 में से 90 आएंगे, 100 टाइम्स में से 90 बार बार असेसमेंट करने पर ऑन रिपीटेड असेसमेंट.
Likewise, the 95% confidence interval, a more conservative estimate, indicates the standard score range within which an examinee's true score would fall 95 out of 100 times on repeated assessment. इसी तरह से जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव एस्टिमेट होते हैं। वो एक स्टैंडर्ड स्कोर रेंज को जो है इंडिकेट करते हैं जिसके तहत जो है एग्जामिनीज के ट्रू स्कोर जो है वो आएंगे। 100 टाइम्स अगर करते हैं तो उसमें से 95 तक आएंगे बार बार असेसमेंट करने पर में। अब चलते हैं इधर, देखते हैं क्या है। ये है आपका ऑनस्टेन। द ऑनस्टेन डिस्क्राइब्स अ नंबर ऑफ स्ट्रेंथ्स ऑफ एन आर्टिस्ट। और ऑनस्टेंस जो है वो एन आर्टी के बहुत सारी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताते हैं। क्या सब बताते हैं देखते हैं। इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग, जिसमें कि इन चीज़ों को जो नीचे दिए हुए हैं उसको शामिल कर लेते हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ही नहीं है। ए में दे एस्यूम स्टैटिस्टिकल रिगर इन दैट दे आर रिलायबल। वे स्टैटिस्टिकल जो मजबूती है उसको देखते हैं क्योंकि वो रिलायबल होते हैं, जैसे कि वो डिपेंडेबल होते हैं और स्टेबल होते हैं। उसके बाद वैलिड, दैट इज मेजर व्हाट दे आर रिपोर्टेड टू मेजर, कि वो इसी चीज़ को मेज़र करते हैं जिसे कि मेज़र करने के लिए रिपोर्ट की जाती है। बी में कह रहे हैं यहाँ पर में कि द क्वालिटी ऑफ टेस्ट आइटम्स इज जनरली हाई इन दैट दे आर डेवलप्ड बाय टेस्ट एक्सपर्ट्स, पायलट टेस्टेड। कह रहे हैं कि जो टेस्ट आइटम्स की क्वालिटी होती है वो सामान्य तौर से बहुत हाई होती है क्योंकि इसे टेस्ट एक्सपर्ट पायलट टेस्टेड के द्वारा डेवलप की जाती है एंड अंडरगो रिवीजन प्रायर टू पब्लिकेशन एंड यूज़। और पब्लिकेशन और यूज़ करने से पहले जो है इन्हें रिवीजन कराई जाती है। एंड सी में है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड द टेस्ट आइटम्स आर डिजाइन्ड टू रैंक एग्जामिनीज फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसिंग देम इन ए स्पेसिफिक प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शनल ग्रुप्स। क्या कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसीजर होती है इसकी बहुत ही स्टैंडर्ड होती है और जो टेस्ट आइटम होते हैं उसको बनाया जाता है एग्जामिनी को रैंक करने के लिए फॉर द पर्पसेस ऑफ प्लेसिंग देम, इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें एक स्पेसिफिक प्रोग्राम में जो है रखे या इंस्ट्रक्शनल ग्रुप्स में रखे। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टीवर्ट एंड Kaminsky report that local norms based on the test performance of students from a specific local have the added advantage of providing meaningful information regarding average performance. स्टीवर्ट और कॉमिंस्की यह रिपोर्ट करते हैं कि लोकल नॉर्म्स जो कि टेस्ट परफॉर्मेंस स्टूडेंट की टेस्ट तो यहाँ पे दे रखे थे कि स्टूडेंट्स के जो कि स्टूडेंट की टेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं किसी भी स्पेसिफिक लोकल से, हैव द एडेड एडवांटेज, इसके कुछ अतिरिक्त फायदे होते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए जो कि एवरेज परफॉर्मेंस से संबंधित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी पर्टिकुलर स्कूल में या स्कूल डिस्ट्रिक्ट में। दिस ऑथर्स रिपोर्ट मेनी अदर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लोकल नॉर्म्स। ये जो ऑथर होते हैं बहुत और भी सारे फायदे जो है वो लोकल नॉर्म्स को यूज़ करने के लिए रिपोर्ट करते हैं। अब इनमें क्या सब एडवांटेजेस है वो शामिल कर रखा है, इंक्लूडिंग दैट दे डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बायस इन एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग। इंक्लूडिंग दैट उसमें यह शामिल कर लेते हैं कि वे उन सारी संभावनाओं को कम कर देते हैं जो कि एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग में बाधा बनते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो टेस्ट परफॉर्मेंस होते हैं उसको दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कराई जाती है हुज डेमोग्राफिक एंड बैकग्राउंड फैक्टर्स आर सिमिलर, जिनका डेमोग्राफिक और बैकग्राउंड जो फैक्टर होते हैं वो समान होते हैं। डेमोग्राफिक जो है ये पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं। In addition, they afford school systems the opportunity to compare data on students' educational outcomes to instructional curricula to which students have already been exposed.
इसके अतिरिक्त वो स्कूल सिस्टम की जो अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब वो स्कूल सिस्टम को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी अफोर्ड कराते हैं ताकि वो टू कंपेयर डेटा ऑन स्टूडेंट्स एजुकेशनल आउटकम्स, ताकि स्टूडेंट की जो एजुकेशनल आउटकम्स है उसकी डेटा को वो कंपेयर करा सके। किससे करा सके? इंस्ट्रक्शनल करिकुला से करा सके, टू विच स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन एक्सपोज्ड, जिससे स्टूडेंट को पहले से ही अवगत करवा दिया गया है। Furthermore, local norms are useful in facilitating decisions such as identifying the educational needs of students. इसके अलावा local norms बहुत ही यूजफुल होते हैं facilitating decisions में, जैसे कि educational जो needs होते हैं स्टूडेंट्स की उसको पहचान करने में, उसके बाद स्टूडेंट की प्रोग्रेस के लिए स्टैंडर्ड को डिटरमिन करने में, और आइडेंटिफाइंग एंड मेकिंग डिसीजंस अबाउट स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी फॉर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, और साथ में यह डिसीजन लेने के लिए आइडेंटिफाई करने में किसके बारे में कि स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी जो इंग्लिश के लिए है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में वो क्या है, एंड एकेडमिकली गिफ्टेड प्रोग्राम्स, और साथ ही साथ और भी जो प्रोग्राम है एकेडमिकली उसके लिए। Finally, these norms are useful for identifying students at risk for school failure. और अंत में ये जो नॉर्म्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो स्टूडेंट जो है वो स्कूल फेल्योर के लिए रिस्क पर होते हैं। अब आगे है दिया हुआ कि द प्रीडोमिनेंट क्रिटिसिज्म ऑफ एनआरटी इज दैट देयर कंटेंट इज सेल्डम अलाइन्ड विद करिकुलर कंटेंट। इसके बाद कहा है कि एनआरटी की जो प्रीडोमिनेंट क्रिटिसिज्म होती है वह यह होती है कि उनके जो कंटेंट होते हैं वो कदाचित सेल्डम एक करिकुलर कंटेंट से मिलाए हुए होते हैं। जो करिकुलर कंटेंट जो है इनको एजुकेशनल सेटिंग्स में पढ़ाए जाते हैं केवल लोकली नॉर्म टेस्ट को छोड़ करके, विद द एक्सेप्शन ऑफ locally normed tests. Good and Salvia refer to the match between the items on a norm referenced achievement test. अब कह रहे हैं यहाँ पे गुड और सैल्विया जो होते हैं वो मैच कराते हैं, तो बिटवीन द आइटम्स, ये इन आइटम्स के बीच में किसके ऊपर कराते हैं? नॉर्म रेफरेंस्ड अचीवमेंट टेस्ट के ऊपर, और साथ में उस कंटेंट के ऊपर जिस कंटेंट को जो है वो एक कंटेंट वैलिडिटी के करिकुलम के रूप में पढ़ाई जाती है। द अंडरलाइंग assumption of content validity is that the items on an RT, ये n होगा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे क्योंकि n जो है ये एक वॉवेल साउंड है, should correspond to the content of the curriculum taught in a classroom। ये जो दिए हुए assumption है कंटेंट वैलिडिटी के वो यह होते हैं कि जो आइटम्स एनआरटी पे होते हैं या एनआरटी के होते हैं इसे उससे मिलाई जानी चाहिए। किससे मिलाई जानी चाहिए? उस करिकुलम के कंटेंट से मिलाई जानी चाहिए जो कि क्लासरूम में पढ़ाई जाती है। एडजेक्टिव क्लॉज से बना हुआ सेंटेंस है ये पूरा। अभी हम जब व्याकरण के क्लास शुरू करवाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे होते हैं ये। द अंडरलाइंग, ये तो हो गया। रिजल्ट्स ऑफ द NRT devoid of content validity make it difficult to determine effective interventions that are needed for a student experiencing academic and or behavioral challenges। NRT के जो रिजल्ट होते हैं जो कि कंटेंट वैलिडिटी से रहित होते हैं वो यह करना डिफ़िकल्ट करा देते हैं कि इफ़ेक्टिव जो इंटरवेंशंस होती हैं उसको निश्चित कैसे किया जाए, जिसकी ज़रूरत होती है स्टूडेंट के लिए। कैसे क्यों ज़रूरत होती है? तो एकेडमिक और बिहेवियरल चैलेंजेस को अनुभव करने के लिए। ऑल्सो NRTs डू नॉट अलाउ फॉर मॉनिटरिंग एकेडमिक प्रोग्रेस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ साथ NRT जो है वो एक मॉनिटरिंग एकेडमिक प्रोग्रेस की अनुमति नहीं देते हैं एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दे प्रोवाइड एन index of achievement
ये इंडेक्स ऑफ अचीवमेंट या परफॉर्मेंस को जो है प्रोवाइड कराते हैं, और ये जो होते हैं ये एक नॉर्म ग्रुप की तुलना में जो कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे दिए होते हैं। फर्दरमोर, an underlying assumption of NRTs is that examinees have had opportunities to acquire skills and experiences comparable to those of examinees in the norm group. इसके अलावा जो अंडरलाइंग असम्पशंस है एनआरटी को वो यह है कि एग्जामिनीज जो है उनके पास काफ़ी अवसर होते हैं अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस को एक्वायर करने के लिए, जो कि उन एग्जामिनीज से को कंपेरेबल कराने के लिए होते हैं जो कि नॉर्म ग्रुप में होते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट व्हाट इज बीइंग मेजर्ड। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं वो उससे भी कंसर्न होते हैं उन चीज़ों से कि किस चीज़ को मेज़र की जा रही होती है। बट द डिग्री ऑफ कंसर्न इज लेस सिंस द डोमेन ऑफ कंटेंट इज नॉट द प्राइमरी फोकस फॉर स्कोर इंटरप्रिटेशन। लेकिन जो चिंता की जो यह डिग्री है, स्तर है, वो कम होते हैं क्योंकि जो कंटेंट के जो डोमेन होते हैं ये प्राइमरी फोकस नहीं होते हैं स्कोर को इंटरप्रेट करने के लिए। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट development, item selection beyond the requirement that items meet the content specification is driven by item statistics. Norm reference test development में item selection ये requirement के बिल्कुल बाहर होते हैं that items meet the जो item की content specification को पूरा करते हैं जो item statistics के द्वारा कराए जाते हैं। Items are needed that are not too difficult or too easy and that are highly discriminating. Items की जरूरत पड़ती है that are not too difficult or too easy, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ईजी होती है, बल्कि उच्च स्तर पर भी यह भेदभाव वाली होती है। that are highly discriminating. These are the types of items that contribute most to score spread. ये बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि स्कोर स्प्रेड में मदद करते हैं एंड एनहांस टेस्ट स्कोर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, और टेस्ट स्कोर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को बढ़ाते हैं। With criterion reference test development, extensive efforts go into ensuring content validity. क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट डेवलपमेंट के साथ और भी अधिक प्रयास होते हैं कंटेंट वैलिडिटी को निश्चित करने के लिए। आइटम्स स्टैटिस्टिक्स प्ले लेस ए रोल इन आइटम सिलेक्शन। आइटम सिलेक्शन स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो कम रोल प्ले करते हैं आइटम सिलेक्शन में। द हाईली डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम्स आर स्टिल ग्रेटली वैल्यूड। भले ही अधिक से अधिक डिस्क्रिमिनेटिव आइटम जो होते हैं वो अभी भी अधिकतर रूप से वैल्यू किए जाते हैं। एंड समटाइम्स आइटम स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट आइटम्स, और कभी कभी आइटम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किए जाते हैं आइटम को सिलेक्ट करने के लिए दैट मैक्सिमाइज द डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ ए टेस्ट, जो कि टेस्ट की डिस्क्रिमिनेटिंग पावर को भी ऊपर पहुंचाते हैं एट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो टेस्ट होती है उसकी टेस्ट स्कोर स्केल पर में। Some scholars have argued that there is little difference between norm reference test and criterion reference test. कुछ स्कॉलर्स ये बहस कर चुके हैं कि कुछ लिटिल डिफरेंस होते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में, बट दिस इज नॉट ट्रू। लेकिन यह सत्य नहीं है। ए गुड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज वन दैट विल रिजल्ट इन ए वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स। कह रहे हैं कि एक अच्छा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वह होते हैं दैट विल रिजल्ट इन ए वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स को कराएंगे ऑन द कंस्ट्रक्ट बीइंग मेजर्ड बाय द टेस्ट, उस कंस्ट्रक्ट पर में जिसको कि टेस्ट के द्वारा मेजर की जा रही होती है। विदाउट स्कोर वेरिएबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कंपैरिजंस ऑफ कैंडिडेट्स कैन नॉट बी मेड। बिना स्कोर के वेरिएबिलिटी, विदाउट स्कोर वेरिएबिलिटी मतलब बिना स्कोर वेरिएबिलिटी के जो रिलायबल होते हैं, वैलिडिटी होते हैं कैंडिडेट से कंपैरिजन की, उसको नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो हम देन आई एम गोइंग टू जस्ट कंप्लीट दिस explanation of this question, and in the next question I will
explain this question. Write a short note on the different non-referenced and criterion referenced evaluation. Okay, bye then, take care.